दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। दिल्ली की जनता को ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। ख्वाब में देखा था एक आंचल मैंने अपने हाथों में। शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाए तो उसका इलाज कराया जा सकता है, लेकिन टूटे हुए दिल का पता लगाने के लिए आज तक कोई एक्सरे मशीन नहीं बन पाई है, कोई अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चलेगा कि आपका दिल टूटा हुआ है। अब टूटे सपनों के शीशे चुभते हैं इन आँखों में। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज का ये वीडियो सुधीर चौधरी के दलाली मूवमेंट्स के ऊपर होने वाला है। इसको लोग प्यार से तिहाड़ी भी बुलाते हैं क्योंकि ये 100 करोड़ के स्कैम के मामले में तिहाड़ जेल भी जा चुका है। ये एक गोदी मीडिया का न्यूज रिपोर्टर है और ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा चमचा है। सुधीर चौधरी जैसे लोग जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है और कुछ पैसों के लिए ये लोग अपना जमीर और ईमान बेच लेते हैं। लोगों में नफरतें फैले, लड़ाई झगड़ा या फिर दंगे हो, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे। सुधीर चौधरी तकरीबन 10 साल तक जी न्यूज चैनल में काम कर चुका है और इसका एक शो भी आता था डीएनए यानी कि डैडीज नाजायज औलाद, सॉरी आई मीन टू से डेली न्यूज एनालिसिस। जी न्यूज को छोड़कर ये अपना नया चैनल बनाने की बात कर रहा था, लेकिन हाल ही में इसने ज्वाइन कर लिया है आज तक को। ये तिहाड़ी चाहे जी न्यूज में रहे या फिर आज तक में, करेगा तो ये गवर्नमेंट की दलाली ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? सत्ता से सवाल करना, लेकिन ये आदमी है कि अपोजिशन से ही सवाल करते हुए बैठता है। धिक्कार है। तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा सुधीर चौधरी के हिपोक्रेसी मूवमेंट्स और सुधीर चौधरी के पप्पा यानी कि मोदी जी के जूते चाटते हुए दिखाई देगा। अब हम अफवाहों के जरिए दंगा फैलाने वालों के बाद पत्रकारिता के उन गिद्धों की बात करेंगे जो फेक न्यूज के जरिए न सिर्फ देश का माहौल खराब करते हैं बल्कि लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हो जाती है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। मजा नहीं आ रहा है। इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को यह बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और चलो पुराने जंग लगे जो एक्सटेंशन केबल है ये आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी सीरिया में सिर पे जाइए, किसी भी अलग अलग एंगल से आप उठा के देखने की कोशिश कर दीजिए, देखिए जंग लगे पुराने के पुराने, इनमें इतना जंग लगा हुआ है ये खुल नहीं सकते। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पूरी तरह मैन मेड प्रॉब्लम है, मैन मेड मिस्टेक है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। अचानक से अच्छा फिर क्योंकि उस समय वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती की शादी थी और अचानक से मोदी पाकिस्तान में चले गए, वहां लैंड कर गए और नवाज शरीफ के घर पहुंच गए। अच्छा फिर पाकिस्तान में उन्हें जरा भी कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुआ, सुरक्षा में चूक नहीं हुई। तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला। क्या बोला तूने? तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला कि हमारे अपने पंजाब में हम अपने प्रधानमंत्री के लिए एक रास्ता नहीं खोल सकते, अपने प्रधानमंत्री को एक सेफ पैसेज नहीं दे सकते अपने ही देश में। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। क्या बोला तूने? इससे तो पाकिस्तान बेहतर है और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भारतीय रेल जब अपनी वैकेंसी निकाल रही है, पोस्ट निकाल रही है, ये नौकरियां खैरात में नहीं दी जा रही हैं। पूरी तस्वीर देखते हैं जब आप, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये नौकरियां खैरात में बांटी जा रही हैं, भीख की तरह बांटी जा रही हैं। छात्र जो है वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर, अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है। क्या बोला तूने? वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर, अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है और सरकार या यहाँ इस केस में भारतीय रेल जो है वो एक भीख की तरह, खैरात की तरह ये नौकरियां बांट रही हैं। अगर आपको मिल गई तो आपकी किस्मत अच्छी है और अगर आपको नहीं मिली तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। क्या रे भिख मंगिया,
क्या दिख रहा है? हाँ, हलवा ही क्या? दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। इस घोषणा पत्र के पेज नंबर 35 पर लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है उसका दुरुपयोग हुआ है और बाद में नए कानून बन जाने से उसका महत्व समाप्त कर दिया गया है। इसलिए इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह वाला जो कानून है 124A उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यानी देशद्रोह की जिन धाराओं के अंतर्गत भारत के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की जाती है उस धारा को ही खत्म करने का वादा इसमें किया गया है। यानी अब कांग्रेस पार्टी देशद्रोह को और आसान बना देगी। अब भारत में देशद्रोह करना और आसान हो जाएगा। अपनी सेडिशन लॉ के बारे में बताएंगे। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक नए हलफनामे में बहुत बड़ी घोषणा की है जिसमें उसने कहा है कि वो राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगी और इसमें उचित बदलाव करने के लिए भी मोदी सरकार तैयार है। राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून है और आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो कानून अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के दमन के लिए बनाया था, उन्हें जेलों में डालने के लिए बनाया था, उस कानून का आजाद भारत में आज भी कैसे दुरुपयोग हो रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म को पैसे से यानी करेंसी से दूर रखना चाहिए। देश में कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा देश भगवान श्री राम की बात ही ना करे, उनका मंदिर ना बनवाए और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह नाटक करता रहे। राम भारत के डीएनए में बसते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे देश के नेता हों, अभिनेता हों, कोई भी हो, यहां तक कि आम लोग भी विदेशी तारीफ से इतने प्रसन्न क्यों हो जाते हैं। हमें अपने हर काम के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, आर्टिकल छपवाने के लिए विदेशी मीडिया का इतना शौक क्यों है और ऐसा भारतीय मीडिया में, विदेशी मीडिया में ऐसा क्या है जो भारतीय मीडिया में नहीं है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा है। लेख में कहा गया है कि चुनावी नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और इसमें लोगों की को संदेह नहीं है। इसमें यह भी लिखा है कि राजनीतिक कद के लिहाज से नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों के मुकाबले बेहद मजबूत हैं। और डेनमार्क के अखबार भी आज दोनों प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों से सजे हुए थे। काफी अच्छी जो है वहां की मीडिया ने एक कवरेज दी है भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा को। फ्रंट पेज पर भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आजादी के 74 वर्ष बाद भारत आज किस स्थिति में है और दुनिया में अब उसका कितना सम्मान है। बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच लंबी मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने 9 सेकंड तक हाथ मिलाया। ये हैंडशेक भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद वो मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बार बार नरेंद्र कह रहे थे और बार बार इसी दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र इज अ खास फ्रेंड, ऐसा कहा उन्होंने मोदी के बारे में। आपने जो बताया न्यूयॉर्क से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वहीं बैठा हुआ हूं एंड आई कैन फील इट। आप याद कीजिए वो मीडिया, वो न्यूज चैनल कौन से थे, वो अखबार कौन से थे, वो पत्रकार कौन से थे, वो एंकर कौन से थे जो लगातार आपको गुमराह करते चले गए। अबे साले। तभी भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए, ऐसे लेखकों से सावधान रहिए जो कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले होते हैं लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। ऐसे पत्रकारों की पहचान आपको कर लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलोटॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।